बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा सीधी था और तब अपने फिजिक को लेकर मेरे से कोई भी पर्टिकुलर गोल्स नहीं थे कि मुझे बड़े होकर एक फिजिक को बिल्ड करना है या फिर एक पर्टिकुलर फिजिक को अचीव करना है। तब के टाइम पर मुझे बस एनिमेस और कार्टून्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और मुझे आज भी याद है कि 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने बाकी हनमा इस एनिमे को डिस्कवर करा था और उस एनिमे को देखने के बाद पता नहीं क्यों मैं अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करने के लिए और अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। और ऑलमोस्ट 12th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था और तब मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा था कि मुझे उस मेन कैरेक्टर की तरह अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना है, उस मेन कैरेक्टर की तरह हर रोज अपने एफर्ट्स लगाने हैं एंड नो मैटर व्हाट मुझे गिव अप नहीं करना है। और जिम शुरू करने के बाद मैं बस एक ही चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, वो चीज थी कि उस मेन कैरेक्टर की तरह एक डीमन बैग को बिल्ड करना। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं हर रोज जिम जाता था, अपने एफर्ट्स लगाता था, लेकिन 3 साल ट्रेन करने के बाद भी ना मैं एक अच्छी फिजिक डेवलप कर पाया, ना मैं एक अच्छी बैक डेवलप कर पाया। और ओवरऑल इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट उस 3 साल में मैंने इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करी थी। बट इन पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो मैंने एक अच्छी फिजिक को अचीव करा है और स्पेशली अपने बैक में बहुत सारे इंप्रूवमेंट को भी नोटिस करा है। और इन 6 महीनों में मैंने ये सीखा है कि उन 3 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी और अगर वो गलतियां मैं नहीं करता तो शायद मैं एक अच्छी फिजिक्स जल्दी अचीव कर पाता और अपने बैक में बहुत सारे चेंजेस को नोटिस कर पाता। और शायद से आप भी वो गलतियां कर रहे होंगे जिसके वजह से आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है और आपका जो भी ड्रीम है एक अच्छी फिजिक को बिल्ड करना, वो कहीं ना कहीं हिंडर हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ उन 5 गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने पिछले 3 सालों में करी है और शायद से वो गलतियां आप अभी भी कर रहे होंगे। ये वीडियो बैक ट्रेनिंग वीडियो का पार्ट 1 है। कुछ ही दिनों में मैं पार्ट 2 को अपलोड करूंगा जहां पर मैं अपने फेवरेट बैक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे अपने बैक को डेवलप करने में बहुत सारी मदद करी है। और कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बैक में बहुत सारी प्रोग्रेस को नोटिस कर सकते हो। डिस्क्लेमर, मैं कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर कोच नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ उन चीजों को शेयर करूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है इन पिछले 3 सालों में। ये गलती मैंने अपने ट्रेनिंग के पहले साल में की थी जहां पर मैंने एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो करा था। ब्रो स्प्लिट बॉडी बिल्डिंग दुनिया का एक ऐसा स्प्लिट है जहां पर आप हर एक मसल ग्रुप को वीक में बस एक ही बार ट्रेन करते हो। जैसे आपने मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को शोल्डर्स, वेडनेसडे को बैक, फिर बाइसेप्स एंड सो ऑन। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपने ट्रेनिंग स्प्लिट को चेंज करना। एक ऐसे ट्रेनिंग स्प्लिट को फॉलो करो जहां पर आप अपने हर एक मसल ग्रुप को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर सको। और किसी भी ट्रेनिंग स्प्लिट को चूज करने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर करो कि आप हफ्ते में कितनी बार जिम जा सकते हो, क्योंकि ये चीज लॉन्ग रन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 या फिर 3 बार जिम जा सकते हो तो आप एक फुल बॉडी स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप हफ्ते में 4 बार जिम जा सकते हो तो आप एक अपर लोअर स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह हफ्ते में 6 बार जिम जा सकते हो तो आप एक पुश पुल लेग या फिर पुश पुल अपर लोअर जैसे स्प्लिट को भी फॉलो कर सकते हो। मैंने अभी जो भी ट्रेनिंग स्प्लिट्स को मेंशन करा है वो सारे स्प्लिट्स आपको हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों हमें हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करना चाहिए? सबसे बड़ा रीजन है क्वालिटी ऑफ सेट्स। रिसर्च के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए 10 to 15 सेट्स आइडियल होते हैं। वेट 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 वेट, मैंने सेट्स को मेंशन करा है, वेरिएशंस को नहीं, वरना आप 10 to 15 वेरिएशंस को परफॉर्म करने चले जाओगे। अब हर वर्कआउट सेशन में 10 से 15 क्वालिटी ऑफ सेट्स को लगाना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि आखिरी के जो भी बचे हुए 4-5 सेट्स को परफॉर्म करने के टाइम पर आपके पास उतनी एनर्जी ही अवेलेबल नहीं होगी कि आप उन सारे वेरिएशंस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओ। और इवेंचुअली उन सारे सेट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। इंस्टेड अगर आप हर मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करोगे तो आप वो जो भी 15 या फिर 16 सेट्स है उन्हें 2 दिनों में अच्छी तरह से डिवाइड कर सकोगे और हर वर्कआउट सेशन में बस 6 या फिर 5 सेट्स को रखकर आप उन्हें एक अच्छी इंटेंसिटी, रेंज ऑफ मोशन और एक अच्छे फॉर्म के साथ एग्जीक्यूट कर पाओगे। और जब आप अपने ट्रेनिंग स्प्लिट में फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो आप अपने मसल को बस ग्रो ही नहीं, उनके ग्रोथ को इजीली मैक्सिमाइज कर सकोगे। मुझे आज भी याद है कि एक पॉइंट ऐसा था जहां पर मैं अपने पुल डेज पर बैक के लिए ऑलमोस्ट 5 या फिर 6 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता था और मेरे पुल डेज कुछ इस तरह से दिखते थे। वार्म अप्स के लिए पुल अप्स, उसके बाद लैट पुल डाउन, फिर क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, सीटेड रोज, हैमर रोज और आखिर में जाकर श्रग्स।
और जब आज के टाइम पर मैं उन सारी चीजों को याद करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि आई विश कि अगर मैंने उस टाइम पर चीजों को थोड़ा सा स्मार्ट वे में किया होता। और ये सोचना एक ह्यूमन टेंडेंसी है और काफी नेचुरल भी, कि हमें लगता है कि ज्यादा करने से ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, स्पेशली ट्रेनिंग के उन दिनों में जहां पर हमें अर्ली स्टेजेस में ऐसा लगता है कि हम इनफ नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से हमें प्रोग्रेस नहीं दिखने मिल रही। सबसे पहली चीज, आप कोई भी मशीन या फिर रोबोट नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। और अगर आप फुल डेज पर ऑलमोस्ट 5 या फिर 6 वेरिएशंस को परफॉर्म कर लेते हो तो आपकी वो जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उन 5 से 6 वेरिएशंस में स्प्रेड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आप हर एक वेरिएशन को सेम इंटेंसिटी के साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एंड बीन इन 2025, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि बैक के लिए या फिर किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए आपको उसे हर एंगल से ट्रेन करना चाहिए, तो आप अपने लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और जब आप अपने बैक को हर एंगल से ट्रेन करने की जगह हर पुल डेज पर 5 या फिर 6 वेरिएशंस को परफॉर्म करने की जगह एक स्टेप पीछे आकर ऐसा सोचोगे कि अपने बैक के लिए 2 या फिर 3 मूवमेंट पैटर्न्स को परफॉर्म करोगे, तो आप अपने मसल ग्रुप में बहुत सारी प्रोग्रेस कर सकते हो। क्योंकि बैक को ग्रो करने के लिए आपको बस एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल काफी है। और अगर आपको एक हाई वॉल्यूम में ट्रेन करना पसंद है तो आप एक वर्टिकल पुल एक सेशन में और एक हॉरिजॉन्टल पुल दूसरे सेशन में ऐड कर सकते हो। तो एक वर्टिकल पुल जहां पर हम एक्सरसाइजेस को एक वर्टिकल प्लेन में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पुलअप्स, लेट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, कोई भी ऐसी चीज जो भी आपको पसंद आए। और एक हॉरिजॉन्टल पुल जहां पर हम एक्सरसाइजेस को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में परफॉर्म करते हैं, मोस्टली रोइंग मूवमेंट्स। तो अगर आप अपनी लिमिटेड एनर्जी और 100% इन दोनों कैटेगरीज के एक एक मूवमेंट पर लगाओगे तो आपको ज्यादा और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए बस 2 ही मूवमेंट्स काफी है। बस आपको उन्हें एक अच्छे रेंज ऑफ मोशन, बेटर मसल माइंड कनेक्शन और वीक में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बात कभी क्वांटिटी की थी नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो जब आप अपने वर्कआउट रूटीन को एक स्मार्ट वे से डिजाइन करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको एक साइकोलॉजिकल मदद भी मिलेगी। तो जब आपको हर वर्कआउट सेशन से पहले एक बात पता होगी कि हमें बस 2 या फिर 3 मूवमेंट्स को ही परफॉर्म करना है, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा हार्ड ट्रेन करने का ट्राई करोगे और आप हर एक रेपिटेशन, हर एक सेट को एक अच्छे फॉर्म और इंटेंसिटी के साथ एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे। इस पॉइंट से हर कोई बिगनर मेरे साथ रिलेट कर पाएगा। मेरे फिटनेस जर्नी के ऑलमोस्ट पहले 2 साल मेरा अपने बैक के साथ जीरो मसल माइंड कनेक्शन था, क्योंकि बैक एक ऐसा मसल ग्रुप है जो यूजुअली हमारे पीछे प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से उसके साथ कनेक्ट करने के लिए या फिर एक मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी के जो भी मसल ग्रुप्स जो हमारे सामने होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो भी मसल्स हमारे सामने होते हैं वो हम इजीली एक शीशे में देख सकते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर हम उन्हें देख सकते हैं और इजीली फील भी कर सकते हैं। और इसी वजह से मुझे बहुत सारे साल और प्रैक्टिस लगी टू डेवलप ए गुड मसल माइंड कनेक्शन विथ माय बैक, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन एक ऐसी चीज है जो आप 3-4 हफ्तों में या फिर 3-4 महीनों में बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपको एक अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत सारे साल, प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मदद मिली वो थी अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करना। सो जब भी मैं लेट पुल डाउन या फिर कोई भी रोइंग मूवमेंट्स को पुल डेज पर परफॉर्म करता था, तब मैं उन्हें जितना तेज हो सके उतना तेज खींचने की कोशिश करता था। बट मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स तब दिखने मिले जब मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वेट को पुल करने के टाइम पर सही मसल्स का इस्तेमाल करा और अपने रेंज ऑफ मोशन और फॉर्म पर ज्यादा फोकस करा। मूवमेंट को जितना तेज हो सके उतना तेज परफॉर्म करने की जगह मैंने इंटेंशनली अपने हर एक रेपिटेशन को स्लो डाउन करना शुरू करा और पॉइंट बी तक पुल करने के बाद मैंने हल्का सा पॉज लेना शुरू कर दिया था, जिससे मैं अपने बैक के हर एक मसल ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं। और जब पॉइंट बी पर एक हल्का सा पॉज लेने के बाद जो भी उसकी इसेंट्रिक मूवमेंट थी या फिर जो भी उसके नेगेटिव रेपिटेशंस थे, वहां पर मैंने अपने मूवमेंट को स्लो डाउन करा और तब जाकर मैंने अपने लैट्स को फील करना शुरू कर दिया था। तो किसी भी वेरिएशन या फिर किसी भी सेट को परफॉर्म करने के टाइम पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपको अपने हर मूवमेंट को स्लो डाउन करना है, अपने टेक्निक्स पर ज्यादा फोकस करना है और अपने हर एक मसल ग्रुप को फील करने का ट्राई करना है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लोड को मूव करना नहीं है, व्हाट रियली इंपॉर्टेंट इज आप उस लोड को कैसे मूव कर रहे हो।
जब मैंने अपने एक्सरसाइजेस सिलेक्शन को ठीक किया, अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव करा और सही तरीके से वेट्स को मूव करने के बाद एक और इश्यू जो मैंने सबसे ज्यादा फेस करा वो था नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। बिगनर स्टेज खत्म होने के बाद एक गलती जो मैंने अपने हर मसल ग्रुप के लिए की थी वो थी फेलियर तक ट्रेन ना करना। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं ऑलमोस्ट अपने पुल लिस्ट पर 5 या फिर 6 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता था और इन टोटल 15 या फिर 16 सेट्स को हर वर्कआउट सेशन में लगाता था। और इसके बावजूद भी जब मुझे अपने बैक में कोई भी इंप्रूवमेंट नोटिस नहीं हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिम में बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब भी कभी मैं किसी भी वेरिएशन या फिर किसी भी सेट को परफॉर्म करता था, मैं बस एक मूवमेंट को परफॉर्म करता था और जब मेरा मन करे तब मैं उस मूवमेंट को छोड़ देता था। जिम जाने से पहले मेरे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर या फिर कोई भी पर्टिकुलर गोल रेडी नहीं था। जो मेरा मन करेगा मैं उस दिन उस वेरिएशन को परफॉर्म करता था और मैं कभी भी अपने किसी भी सेट्स को फेलियर तक ट्रेन नहीं करता था। और तब मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि मेरे ट्रेनिंग रूटीन में बस 2 चीजें मिसिंग है। नंबर 1 गोल और दूसरी थी इंटेंसिटी। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी वर्कआउट सेशन को परफॉर्म करने से पहले आपके पास एक प्लान और एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको आज के दिन पर कौन से एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है और पिछली बार आपने कितना वेट मूव करा था और किस एक्सरसाइजेस पर कैसी परफॉर्मेंस दी थी और उस परफॉर्मेंस को बीट करने के लिए आज के दिन पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को नोटिस करने के लिए आपको आपके हर वर्कआउट रूटीन को ट्रैक करना पड़ेगा, जिससे आपके पास एक रफ डाटा होगा जो आपको मदद करेगा वीकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। क्योंकि मस्कुलर गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें अपने हर सेट को फेलियर तक ट्रेन करना होगा या फिर फेलियर के एटलीस्ट करीब लेकर जाना होगा। जब आप किसी भी मसल ग्रुप को 1 से 30 इस रेप रेंज में परफॉर्म करते हो तो वहां पर आपको ग्रोथ दिखेगी। बट हमारे मसल सबसे ज्यादा तब ट्रेन होते हैं जब उन्हें मैकेनिकल टेंशन मिलता है और वो सबसे ज्यादा बिल्डअप होता है उन आखिर के 4-5 रेपिटेशंस में। तो अगर आप उन 4-5 रेपिटेशंस को परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके मसल्स में आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ नोटिस नहीं होगी। और उन आखिर के 3-4 रेपिटेशंस को परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा आपको आपके विल पावर की जरूरत होगी। जब आप एक ऐसे पॉइंट पर आकर खड़े रहोगे जहां पर आपके बैक में क्रैम्प्स आ रहे होंगे, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका होगा और आपके बैक में लैक्टिक एसिड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा, और उस पॉइंट से जब आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे और आखिर में और 2-3 रेपिटेशंस को पुश करोगे, तब जाकर आप फेलियर को अचीव कर सकते हो। शुरू में आपके लिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आपको आपके लिमिट्स को पुश करना होगा और अपना बेस्ट देने का ट्राई करना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग हार्ड इज हार्ड। जिम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हार्ड ट्रेनिंग करना प्रीफर नहीं करते और फिर वो सोचते रहते हैं कि उन्हें रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे या फिर वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे। आप किसी भी सेट को ऐसे ही नहीं रोक सकते जब आपका मन करे। जब मैंने हार्ड ट्रेनिंग कैसे करते हैं और हर सेट को फेलियर तक कैसे लेकर जाते हैं ये सीखा, तब मैंने अपने फिजिक में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस करी और मेरी फिजिक पूरी तरह से बदल गई थी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी वेरिएशन को परफॉर्म करोगे, आखिर में आपको ऐसा लगेगा कि आपको उस सेट को अब छोड़ देना चाहिए, तो अपने आप से एक सवाल जरूर करना कि यहाँ पर इसी टाइम पर कोई भी एक सुंदर सी लड़की आकर यही कहती है कि 1 more rep and I am yours, तो आप उस सेट को परफॉर्म करना प्रीफर करोगे या फिर उस सेट को वहां पर ही छोड़ दोगे। और मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस सेट को वहां पर ही छोड़ना प्रीफर करेंगे। सो लेट्स दिस मोटिवेट यू। जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करा, तब मैं हाइपोट्रॉफी ट्रेनिंग की जगह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस करता था। तब के टाइम पर मेरा बॉडी वेट ऑलमोस्ट 96 to 97 केजीज था और तब मुझे हेवी डेडलिफ्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और मुझे ऐसा लगता था कि इस एक्सरसाइजेस पर जितना हेवी हो सके उतना जाने से मैं अपने बैक में ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स नोटिस कर सकता हूँ या फिर अपने बैक को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। बट ये चीज मुझे रियलाइज होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा कि डेडलिफ्ट का जो स्टिमुलस टू फटीग रेशियो है इज द वर्स्ट। इसका मतलब यह है कि ये एक्सरसाइज जितना ज्यादा फटीग हमारे अंदर क्रिएट करती है या फिर जितनी ज्यादा थकावट ये हमारे अंदर क्रिएट करती है और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये यूज करती है, उतने ज्यादा रिटर्न्स ये हमें नहीं देती इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। और जब मैंने अपना पूरा फोकस कंपाउंड एक्सरसाइजेस से हटाकर हाइपोट्रॉफी ट्रेनिंग या फिर उन मूवमेंट्स पर इन्वेस्ट करा जो मुझे ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग, तब मैंने अपने फिजिक में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस करी।
सो जब मैंने कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ना करने का फैसला लिया, मेरे साथ 3 चीजें हुई। नंबर 1, मैं जिम में बहुत सारा टाइम सेव करने लगा। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर आपको टॉप सेट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बहुत सारा वार्म अप्स और बहुत सारे वर्किंग सेट से गुजरना पड़ता है, और इस बीच प्लेट्स को रैक और फिर री-रैक करने में आप बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर देते हो, और ऑलमोस्ट उस पूरे वेरिएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 1 से आधा घंटा लग जाता है। और मुझे नहीं लगता कि बस एक वेरिएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना सारा टाइम खर्च करना आइडियल है। नंबर 2, ओवरऑल बेटर रिकवरी। डेडलिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर आपके जॉइंट्स मसल बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और स्पेशली आपके लोअर बैक में आपको एक फॉर्म को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, और कभी कभार जब चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, आपका जो भी मेंटेन फॉर्म है वो कभी कभार खराब हो जाता है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से आपके जो भी बाकी के वर्कआउट सेशंस है वो कहीं ना कहीं हिंडर होना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभार आप जिम को भी मिस करना शुरू कर देते हो। नंबर 3, बेटर मसल ग्रोथ। जब मैंने कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ना करने का फैसला लिया और मेरी जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, मैंने उन मूवमेंट्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जो मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। मैंने अपने फिजिक में बहुत सारी इंप्रूवमेंट को नोटिस करी। जब भी मैं कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता था, मेरे अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं बचती थी कि मैं बाकी के जो भी मूवमेंट्स है उन्हें अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाऊं या फिर फेलियर को अचीव कर सकूं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। सो इसलिए चीजों को थोड़ा सा रिकंसिडर करो और एक स्मार्टर वे से अपने वर्कआउट रूटीन को डिजाइन करो और खुद चीजों को समझना शुरू कर दो। और हाँ, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि डेडलिफ्ट मत करो या फिर जो डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उन चीजों पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, उन चीजों पर अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करो जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। और हाँ, जिम जाने से पहले अपने आप से इन सवालों को जरूर पूछो कि क्या आप जिम किसी को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हो? क्या मैं सोशल मीडिया पर पीआरस को पोस्ट करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने के लिए हर रोज अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ? और खुद ब खुद आपको उन सवालों के आंसर्स मिलते जाएंगे। सो आज का वीडियो यही पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय। क्योंकि बैक को ग्रो करने के लिए बस एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकुलर पुल कॉफी है। इशारा कॉफी। एक वर्टिकल पुल जहां पर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, वर्टिकुलर नहीं रे, वर्टिकल। तो जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करा था तब मैं हाइपरट्रॉनिक और आपको खुद ब खुद उन सवालों के उत्तर मिलते जाएंगे और खुद ब खुद